यस। हेलो सिद्धेश। हेलो। यस सिद्धेश बोलो। मैम मुझे थोड़े डाउट्स थे प्रीवियस लेक्चर्स के। हाँ बोलो ना। अ, आपने कीवर्ड्स जो बताए थे, तो टोटल कितने यस। कीवर्ड्स है पूरे पाइथन में? वो तो हमें काउंट करना होगा सिद्धेश। अम, अराउंड 30+ है। ओके। यस। क्योंकि मैंने मतलब नेट पे सर्च किया था, तो वो कुछ 37 आ रहे थे, कुछ 39 आ रहे थे, इसलिए करेक्ट। हाँ, तो वो हर बार कैसे होता है, जैसे पाइथन अपग्रेड हुआ, पहले पाइथन में कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे अपग्रेड होता गया तो एक दो कीवर्ड्स इंक्रीमेंट हो ही जाते हैं। अच्छा। दैट्स वाई कहीं पे 37, कहीं पे 39 है। यस। ओके। और ये पाइथन को हम केस सेंसिटिव कह सकते हो? इन केस ऑफ वेरिएबल्स यस। ओके। वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, बेसिकली हाँ। जो आइडेंटिफायर्स है, उस केस में पाइथन इज केस सेंसिटिव। ओके। और मैडम आइडेंटिफायर्स में मतलब अगर मैं a = 10 लिखता हूँ, ओके। तो उसमें ए मेरा आइडेंटिफायर हुआ ना? यस, लेकिन उसे हम वेरिएबल बोल रहे हैं। ओके, पर मतलब जब वैल्यू अगर उसकी वेरी होती है तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, अदरवाइज वो आइडेंटिफायर है। नहीं, वो वेरिएबल ही है, क्योंकि वो कैपेबल है खुद की वैल्यू वैरी करने के लिए। तो अगर वो ओके। कैपेबल है तो उसे हम वेरिएबल ही बोलेंगे। ऐसा। ओके। और एक कि आपने बताया था कि आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई डेटा स्टोर इन रैम मेमोरी, मतलब बट जब मतलब आपने प्रीवियस नोट्स और ये सब एक्सप्लेन किया था, तो हाँ। उसमें जो एड्रेस है वो उसको एड्रेस करता है। करेक्ट। तो वो मतलब एड्रेस फाइंड आउट करता है या डेटा फाइंड आउट करता है? आइडेंटिफाई क्या करता है वो? यूजिंग दोज वेरिएबल्स वी आर स्टोरिंग एड्रेस। अब वो एड्रेस हमें डायरेक्टली कभी भी मिलेगा नहीं। वो एड्रेस वेरिएबल के पास रहेगा। जब भी आप लिखते हो a+b, तो वो a वेरिएबल का एड्रेस नहीं दे रहा मुझे। मुझे वो क्या बता रहा है? a में डेटा। स्टोर किए हुए एड्रेस की वैल्यू। सो हाँ। बेसिकली इट इज गिविंग मी वैल्यू। तो हम डायरेक्टली कहीं पे भी एड्रेस के साथ डील कर रहे हैं क्या? नहीं। वो नहीं। सब इम्प्लिसिटली हो रहा ठीक है। और एक था कि जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स में लॉजिकल मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी, उसमें आपने एंड और नॉट, इन नॉट इन और इज नॉट, तो ये कीवर्ड्स में भी लिखे हैं हमने। है। करेक्ट। तो तो वो मतलब कीवर्ड्स ही ऑपरेटर है। अच्छा, ओके, बट वो इन द सेंस ऑफ लॉजिकल और मेंबरशिप और आइडेंटिटी के इसमें हम यूज करते हैं। करेक्ट। ओके। वो सारे ऑपरेटर्स ही है जो हाँ। इन तीन कैटेगरीज में आते हैं। और ये सारे ऑपरेटर्स हम फाइल हैंडलिंग में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, या अभी जो बेसिक कुछ टास्क एग्जीक्यूट करेंगे, इन सब में यूज करने वाले। ओके। ठीक है। और पंक्चुएटर्स में सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं हमने तो? करेक्ट। तो पंक्चुएटर्स मतलब जितने भी ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं ना ओवरऑल प्रोग्रामिंग में, पाइथन में। हाँ। अब बहुत हाँ। बार हम @ यूज करने वाले हैं, कहीं पे हैशटैग कमेंट्स के लिए जब हम हैशटैग यूज करते हैं, या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, लीस्ट, टपल जैसे, तो वहां पे ब्रैकेट्स पिक्चर में आएंगे, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट।
तो इन स्पेशल सिंबल्स को जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, उन्हें पंक्चुएटर्स कहा जाता है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले, का मतलब मुझे जस्ट डेफिनेशन, मतलब क्या है डेटा स्ट्रक्चर? अपने पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। अभी हम एक दो वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन एक हम्म। दो वेरिएबल्स पे या एक दो वैल्यूज पे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं होता है। हम्म। अपने पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आने वाला है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करेंगे, तो वो हम्म। अपने लिए एक्सेसिंग इजी हो जाता है। डेटा एक्सेस करना, डेटा अपडेट करना, ये सारी चीजें। तो उसे स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर ये कंसेप्ट आ गए। फिर वहां पे हमें कह सकते हैं कि फीचर्स मिलते हैं, जहां पे हम यूजिंग सिंगल आइडेंटिफायर वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अब सिंगल आइडेंटिफायर की हेल्प से अगर मैं 100-200 नंबर स्टोर कर सकती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। जहाँ पे हम्म। मुझे 100-200 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत लग रही है अभी, तो वहां हम्म। पे क्या होगा कि एक ही वेरिएबल है, लेकिन उसकी हेल्प से मैंने 100-200 वैल्यू स्टोर कर दिया। प्लस उन्होंने उसमें कुछ अपने जैसे मैनेजमेंट सिस्टम्स रहते हैं, तो मैनेजमेंट सिस्टम्स में अपने बिल्ट इन प्रोसेसिंग होते हैं। सिर्फ हमें एक क्लिक करना है, या बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए हैं, बस एक क्लिक करने पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। तो सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर्स, ये जो टॉपिक है, वहां पे बिल्ट इन फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी हेल्प से स्टोर डेटा पे हम सारे ऑपरेशंस इजीली एग्जीक्यूट कर सके। हमें खुद से कोड लिखकर वहां पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं लगती। ओके। और एक था कि जैसे अभी आपने बताया था कि डायनेमिक लैंग्वेज है पाइथन, तो उसमें डेटा टाइप वो अपने हिसाब से मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो करेक्ट। अगर मैं a इज इक्वल टू 25 लिखता हूँ और नीचे b इज इक्वल टू 25.00 लिखता हूँ, तो उस हाँ, केस में इंटीजर, दोनों के लिए इंटीजर रहेगा या a के लिए इंटीजर और b के लिए फ्लोट जाएगा? ए के लिए इंटीजर, बी के लिए फ्लोट जाएगा। ओके, जस्ट बिकॉज आई मेंशन द डेसिमल नंबर, डेसिमल। करेक्ट, डेसिमल पॉइंट देने की वजह से। ओके। ठीक है, और क्वेश्चन। हाँ, इंटरप्रेटर में आपने बताया था कि अप टू 449, मतलब इन बिटवीन अगर किसी लाइन पे एरर आता है तो वहां पे हाँ, वो स्टॉप होता है। तो करेक्ट। आफ्टर क्लियरिंग दैट एरर, इंटरप्रेटर फ्रॉम स्टार्ट 1 से स्टार्ट करेगा या फ्रॉम 449 से स्टार्ट करेगा? लाइन 1 से स्टार्ट करेगा फिर से, ओके। एरर सॉल्व करने के बाद। तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क हुआ ना, बट कंपाइलर में भी वही होता है ना। बस कंपाइलर में हमें रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि बाइनरी फाइल रेडी नहीं थी, और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन अपनी बाइनरी फाइल अपडेट होती है और एग्जीक्यूट होती है। इसकी वजह से बस हमें रिजल्ट मिल रहे थे, अदरवाइज टाइम सेम ही लगता है। ओके। दोनों केसेस में कोड हमेशा स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, ओके। और ये डेटा टाइप्स में आपने बताया था कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। हाँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मतलब मुझे किसके लिए कितना रिक्वायरमेंट ऑफ बाइट्स है? वो हमें जानने की जरूरत नहीं है सिद्धेश, हमारा काम सिर्फ डेटा स्टोर करने का है। पाइथन के पास ऑलरेडी वो सारे फीचर्स है। आपके डेटा का टाइप देख के वो खुद का डेटा टाइप मैनेज कर लेता है। हम डेटा टाइप कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहे, ओके। क्योंकि पाइथन की ब्यूटी क्या है, पाइथन जो डेटा स्टोर कर रहा है ना, वो हीप पे है। तो जिस टाइप का मतलब जो भी डेटा आप दोगे, तो हीप हम्म। पे वो कितनी मेमोरी लगती है वो सब मैनेज करके एडजस्ट करके खुद का डेटा स्टोर कर लेगा। और हमें बस बोलेगा ये लो एड्रेस, आप उस इसे वेरिएबल में स्टोर करके रखो, जब भी एक्सेस करना है वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर लेना। ओके। और जो स्ट्रिंग है उसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो बता है, तो जैसे अभी मैंने सिद्धेश ये पूरा नाम लिखा और करेक्ट। एस एस कॉमा आई आई कॉमा डी कॉमा ऐसा लिख के हुआ, तो हाँ, दोनों भी सेम ही है? नहीं, मतलब कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट आप कहाँ पे स्टोर करोगे, कैसे करोगे? एक वेरिएबल में आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। करेक्ट। ओके, मतलब ए इज इक्वल टू अगर मैं फुल नेम सिद्धेश लिखता हूँ तो वो पूरा ए में स्टोर हो जाएगा? करेक्ट। लेकिन अगर आप लिखते हो a इज इक्वल्स टू एस, तो सिर्फ एस ही स्टोर होगा, आगे का नहीं। और कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हम वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। ओके। ठीक है।
और एक क्या क्वेश्चन था? हाँ, और एक आपने बताया था कि ओएस, जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कंपाइलर, उसके बाद सोर्स, मतलब जो प्रोसेस आपने बताया था कि हाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर वो कि उसके बाद आउटपुट आता है हमारा। करेक्ट। तो वो जो प्रोसेस है, वो जैसे अभी मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई मैक ओएस यूज कर रहा है, और अभी मैं हाँ, विजुअल कोड पे कोड कर रहा हूँ। तो ये कर कंपाइल टू कंपाइल और कंपाइलर टू कंपाइलर और ओएस टू ओएस, ये प्रोसेस कुछ बदलता है या सेम ही रहता है? नहीं, प्रोसेस सेम रहेगी। ये ओके, प्रोसेस सेम रहेगी हमेशा। सिर्फ आउटपुट चेंज होता है। आउटपुट क्यों चेंज होगा सिद्धेश? आपने बताया था ना, विंडोज में डॉट ई फाइल आती है और लिनक्स हाँ, और मैक बाइनरी ओएस। फाइल का एक्सटेंशन एक्सटेंशन डिफरेंट रहता है। आप हाँ। अगर लिनक्स या मैक ओएस यूज करते हो ना, तो एक्सटेंशन उनका डॉट आउट रहता है, और हम्म। विंडोज में वो डॉट ई रहता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां हम्म। पे हर एक ओएस के हिसाब से डिफरेंट फाइल्स रखते हैं, और उनका एक्सटेंशन भी अलग रहता है। ये रीजन। ओके। ठीक है। और जो अल्गोरिदम्स आपने दिए थे ना, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था ना, वो मुझे आया ही नहीं, मतलब वो स्टार्ट ही नहीं समझा मुझे, उसमें स्टार्ट कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन या अल्गोरिदम? दोनों भी। इम्प्लीमेंटेशन मतलब अल्गोरिदम की वजह से मुझे वो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं आया, और असाइनमेंट नंबर जो 2 है उसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। ओके। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज लगती है, ए बी सी। हाँ। जनरली ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ 8+2+3 ऐसे कुछ फॉर्मेट में वो इक्वेशन रेडी हो जाता है। उसमें से हमें ए बी और सी की वैल्यूज मिलती है। अभी के लिए हमें वो इक्वेशन नहीं देखना, हमें डायरेक्टली ए बी और सी इनकी वैल्यूज एक्सेप्ट करनी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में डायरेक्टली वो वैल्यूज पुट करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सिंपल है। जो फर्स्ट आपका रूट रहेगा, तो √1 या x1 लिख दो, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -b हम्म। प्लस स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लिख देती हूँ। अंडर हम्म। स्क्वायर रूट आपको एक कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन सिंपल है, b² -4, सॉरी, 4ac, मतलब 4 × a × c, एंड डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला है आपका। तो ये ओके। b² -4ac, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, और डिवाइड बाय 2a जब हम कहते हैं ना, तो ये डिवाइड बाय 2a इस पूरे एप्लीकेशन, मतलब इस पूरे फॉर्मूला के लिए है, जो हमने -b से स्टार्ट किया है ना, हम्म। वहां तक। तो तो इसमें ये मुझे पूरा यूजर से बी ए बी सी की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। करेक्ट, करेक्ट। अब ये हुआ फर्स्ट रूट के लिए। सेकेंड रूट के लिए सेम फॉर्मूला रहता है, बस यहाँ पे हमने -b प्लस लिखा था ना, तो इसकी जगह पे आपको माइनस लिखना होगा, मतलब -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल जाते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। और जो सेकंड असाइनमेंट था ना, उसमें एक क्वेश्चन था आपका सेलिंग प्राइस का। आफ्टर द मींस कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। तो ये जो हाँ, प्रीवियस वाला जो लेक्चर में आपने बताया था कि डिस्काउंट और उस पे, करेक्ट, तो ये सेम ही क्वेश्चन है वो? सेम ही है। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। और वो 11th वाला क्वेश्चन नहीं आया मुझे, मतलब समझा ही नहीं एक मुझे बार वो। क्वेश्चन बताओ ना सिद्धेश, क्या है? हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर अमाउंट from user and tell हाँ, minimum number of notes needed for representing ओके, that ओके, amount. गॉट इट। लेट्स से कि मुझे बताया है कि आपको 7,560 रुपीज देने हैं, ठीक है? हम्म। एक मिनट। 7,000, लेट्स से 800, 7,860 रुपीज मुझे पे करने हैं। तो हम्म। इतने रुपीज अगर मुझे पे करने हैं, तो मुझे कितने के कितने नोट्स लगेंगे? एज वी ऑल नो कि अब टू ओके, थाउजेंड के ओके। नोट्स नहीं चलते।
तो हाँ हाँ डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 500। तो मुझे पहले बताना है कि 500 के कितने नोट्स लगेंगे। हाँ 7000 के हाँ लिए 14 नोट्स और उसके आगे हाँ, एक समझ 500। गया समझ गया हाँ, समझ गया। ओके। तो वो करना है। अच्छा ठीक है। ओके मैम, थैंक यस, यू। वेलकम। यस, साइली, साक्षी असाइनमेंट्स पे काम किया है, देखिए असाइनमेंट्स, कुछ डाउट है? साक्षी, स्नेहल मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? हाँ मैम, एक्चुअली वो किसी गाँव गई है तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रही है। अच्छा ठीक है, हाँ, 2-3 रिकॉर्डिंग दिनों देख में रही है ना करेगी। लेकिन? हाँ, देख रही है मैम। ओके, फिर दो ठीक तीन है। दिनों में हो करेगी ज्वाइन क्लास भी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैम ये फ्री लेक्चर कब तक है? अपनी बैच कब स्टार्ट हुई थी? 10 अप्रैल को ना? हाँ, तो आई थिंक आपका चलेगा ये 30 अप्रैल या 10 मई तक वगैरह चलेगा। एक बार सीआरएम से कंफर्म कर लो ना सिद्धेश। उन्होंने 4 या 9 में कुछ तो भी बोला है। 9th में रहेगा शायद से, क्योंकि 10 अप्रैल से लेके 9th मई तक अपना पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा ओके, हाँ, ठीक है। चलो आगे के ऑपरेटर्स देखें। 6th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन से असाइनमेंट का साक्षी? हाँ सिद्धेश बोलो। मुझे ना वो सीआई और एसआई जो ऐसे लिंक प्राइस और कॉस्ट सॉरी प्राइस नहीं नहीं, सॉरी, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट और और कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ तो हाँ उस एसआई का आपका मेरा मैच हुआ, बट सीआई का हाँ, है ना, मतलब वो मैंने नेट पे भी देखा तो उसके बहुत अलग अलग फॉर्मूले है, और आपने जो दिया तो मतलब मैं कंफ्यूज हूँ उसके फॉर्मूले में। आउटपुट आ रहा है मेरा, बट मुझे वो फॉर्मूले में सिद्धेश, बहुत। हाँ। फॉर्मूला है तो छोड़ दो, हमें थोड़ी ना मैथमेटिक्स का पेपर देना है, जाने दो। अच्छा ठीक। हमें वो फॉर्मूला कैसे लिखना है इतना समझ में आना चाहिए, ब्रैकेट्स हाँ वगैरह, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो अगर हो जाता है ना तो छोड़ दो, इतना मत उस पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, चलेगा, ओके। यस। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन बेसिक, बीए, टीए और एचआर। अब आपके पास एक बेसिक सैलरी रहेगी साक्षी, लेट्स से आपको सैलरी है 20,000, ठीक है? सो योर बेसिक सैलरी विल बी 20,000। फिर इस 20,000 पे उन्होंने बताया है कि आपको डीए, टीए और एचआरए, इसके फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है क्या? नहीं, इट इज नॉट दी आर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना। उन्होंने सिर्फ क्या बताया, आपके बेसिक सैलरी के 10% आपका डीए रहेगा। तो सैलरी के 10% मुझे फाइंड आउट करना कैसे मिलेंगे? एज वी ऑल नो, जो भी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी इनटू 10/100। अब 10/100 ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आंसर विल बी 0.1। तो सिंपली बेसिक सैलरी इंटू 0.1 करते हो तो सैलरी के 10% मिल जाएंगे, मतलब डीए मिल गया। आफ्टर दैट उन्होंने बताया है कि टीए इज इक्वल टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अपने बेसिक सैलरी के 12% हमें फाइंड आउट करने। अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, टीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 12/100। 12/100 अगर आप देखोगे तो अगेन हमें सेम आंसर मिलेगा, आंसर विल बी 0.12। तो बेसिक सैलरी इंटू 0.12, और हमें यहाँ पे एचआरए कितना बताया है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अगेन 15% कैसे मिलेगी? तो एचआरए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 0.15। तो बेसिक सैलरी के 10%, 12%, 15%, ये अमाउंट फाइंड आउट कर लो। ये आपकी बेसिक सैलरी है, दैट इज 20,000।
जब हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू राइट टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस पीए प्लस एचआरएल, दैट्स इट। ओके, यस। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? यस, धनश्री फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट की है, कहीं पे कुछ डाउट है? डाउट नहीं है या असाइनमेंट सॉल्व नहीं की? डाउट्स है, असाइनमेंट्स भी सॉल्व किए हैं, लेकिन आप बाहर हो, करेक्ट? ओ, चलो फिर आगे के ऑपरेटर्स देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सारे क्लियर है एवरीवन? फ्लोर डिवीजन, टू डिवीजन, डिफरेंस क्लियर है? चलो नेक्स्ट ऑपरेटर कौन से है अपने? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद कौन से ऑपरेटर्स है? चलो, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम बहुत ज्यादा सिंपल होता है कि आप हमें कुछ तो टास्क बताओ, वो टास्क सही है या नहीं उतना हम आपको बताएंगे। जैसे मेरे पास वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 23, b इज इक्वल्स टू 30। तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमने ली, a इज इक्वल्स टू 23, b इज इक्वल्स टू 30। मुझे चेक करना है a ग्रेटर देन b है क्या। अगर a ग्रेटर देन b ये मैंने लिखा हुआ सेंटेंस करेक्ट है, तो हमने दिया हुआ रिलेशन करेक्ट है, दैट मीन्स आंसर इज ट्रू। अगर मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट, मैंने लिखा हुआ रिलेशन गलत है, a ग्रेटर देन b, ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे आंसर रिटर्न होगा फॉल्स। तो जो भी आंसर आएगा वो इधर ट्रू रहेगा और फॉल्स। किस बेसिस पे? जो स्टेटमेंट हमने लिखा है a ग्रेटर देन b, क्या लगता है रिलेशन करेक्ट है क्या? a ग्रेटर देन b है क्या? a वेरिएबल की वैल्यू हमें दिख रही है, दैट इज 23। b की वैल्यू दिख रही है, दैट इज 30। तो रिलेशन ट्रू है क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे प्रिंट x बोलेंगे, x क्यों? बिकॉज a ग्रेटर देन b, इसका जो भी रिजल्ट है ट्रू और फॉल्स, वो हमने किस में स्टोर किया? x वेरिएबल में। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट x। यहाँ पे आंसर मिल गया फॉल्स। यही रिलेशन अगर मैंने चेंज कर दिया, a लेस देन b लिख दिया और इसे एग्जीक्यूट किया, आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a वेरिएबल की वैल्यू भी 30 है, b वेरिएबल की वैल्यू भी 30 है। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा, बस आंसर बताओ। ओके सिद्धेश, ओके सिद्धांत, आंसर विल बी फॉल्स। सिंपल है, 30 लेस देन 30। समझ में आ रहा है 30 लेस देन 30 कैसे हो सकता है? बट इफ आई पुट 30 लेस देन और इक्वल्स टू 30, देन आंसर विल बिकम ट्रू। करेक्ट है, परफेक्ट। इसलिए वो लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दो ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पे मैं अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑपरेटर भी लिख दो, ए एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी, देन ऑल्सो आंसर विल बी ट्रू।
बिकॉज 30 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 30। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 नॉट इक्वल्स टू 30, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। करेक्ट है? बस इतना ही है रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। हमने लिखा हुआ सेंटेंस अगर हम सिंपल इंग्लिश में बोले और हमें दिखाई दे कि अरे ये सही है, आंसर विल बी ट्रू। दिखाई देता है नहीं ये कहीं पे तो गड़बड़ कर रहा है, आंसर इज फॉल्स। दैट्स इट। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजनल ऑपरेटर्स जिसे आप कहते हो, इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। ट्रू और फॉल्स को कहा जाता है बुलियन वैल्यूज। सो प्लीज नोट इट डाउन, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यूज। ठीक है? रिटर्न मतलब इन रिटर्न रिजल्ट ही मिल रहा है ना। आप कुछ तो लिख रहे हो, इसका कुछ तो रिजल्ट फॉर्म हो रहा है। रिजल्ट फॉर्म हो रहा है इसीलिए वो रिजल्ट हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द रिटर्निंग द वैल्यूज। सो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या रिटर्न कर रहे थे? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यूज। इट रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यूज। ओके? जो भी ऑपरेशन हमने एग्जीक्यूट किया, एडिशन किया है तो एडिशन का रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन, जो भी ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट करोगे उस ऑपरेशन के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है? यस एवरीवन, ये दोनों सेंटेंसेस क्लियर है क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, बाकी सारे ऑपरेटर्स आप खुद से ट्राई करके देखोगे। जनरली कुछ नहीं है, बस क्लैरिटी के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, बस उतना ही। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज एग्जीक्यूट करके देखो। अगर सिंपल इंग्लिश फॉर्मेट में वो समझ में आ रहा है तो एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं। जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में उसे यूज करेंगे किसी तो क्वेश्चन के लिए तो हमें वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलो लेट्स गो फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए सबसे पहले जो हमें देखना है वो है लॉजिकल टेबल, जिसे हम ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं। और ये हमने कॉलेज में देखा ही है, इवन स्कूल्स में भी किसी ने तो देखा होगा आप में से। इफ यू रिमेम्बर वो होता था ना, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से वो लॉजिकल टेबल रेडी करते थे। याद है? अपने पास दो टाइप के इनपुट्स रहते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमें दो इनपुट्स की जरूरत होती है। ठीक है? फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड इनपुट। सो दिस विल बी इनपुट वन, दिस विल बी इनपुट टू। इनपुट वन, इनपुट टू, और इसके बेसिस पे फर्स्ट और सेकेंड इनपुट के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलने वाला है। ये फॉन्ट विजिबल है क्या आपको एवरीवन? ओके फाइन, परफेक्ट। अब यहाँ पे जनरली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने पास कितने हैं? तो मेनली दो है, दैट इज एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। इसके साथ नॉट भी है, लेकिन एंड और अगर समझ में आता है तो नॉट समझ में आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है उसमें। सो पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में वी नीड टू इनपुट्स। अब ये जो दोनों इनपुट्स है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में रहते हैं। अब नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ट्रू और फॉल्स यही वैल्यूज दो। करेक्ट है? ट्रू और फॉल्स ये कौन से टाइप की वैल्यूज है? बुलियन। तो इनपुट वन और इनपुट टू अगर दोनों भी ट्रू है तो ऑब्वियसली आउटपुट विल बी ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। अगर आपका फर्स्ट इनपुट है ट्रू और सेकेंड इनपुट है फॉल्स, देन आउटपुट विल बी फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर है।
एंड ऑपरेटर मतलब कंपल्शन होता है कि फर्स्ट कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन भी ट्रू ही होनी चाहिए। कंडीशन इन द सेंस इनपुट्स, दोनों इनपुट्स ट्रू है। जैसे कि कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि थ्रू आउट दी एकेडमिक करिकुलम आपके 60% के अबव मार्क्स होने चाहिए, करेक्ट। लेट्स से कि मुझे 10वीं में ही 50% मार्क्स है, इतने कम नहीं है, अज्यूम करना है। लेट्स से कि मुझे 10वीं में 50% ही मार्क्स है, ठीक है। अब कंपनी का क्राइटेरिया क्या था, थ्रू आउट द करिकुलम 60% चाहिए। मैं तो 10वीं में ही 50% पे हूँ, तो वो देखेंगे क्या कि मैंने 12th में क्या स्कोर किया है, मेरे ग्रेजुएशन में क्या स्कोर किया है, मैंने मास्टर्स में क्या स्कोर किया है? ऑब्वियसली नहीं। आपने आपका पहला जो एकेडमिक का करिकुलम था वहीं पे आप फेल हो गए, तो हम बाकी कुछ भी देखेंगे क्या? नहीं। तो एंड ऑपरेटर ऐसी जगह पे काम आता है कि भाई कंपल्शन है, कंपल्सरी ये सारी कंडीशंस आपने फुलफिल करनी ही चाहिए, तभी हम आपको एंट्री देंगे। इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज द एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे इनपुट 1 इनपुट 2 ट्रू बोल रहे हैं, मतलब क्या, जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने फुलफिल की है, इसलिए आंसर ट्रू है। आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल की, लेकिन फिर भी वो देखेंगे कि आप सेकेंड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो क्या? नहीं। तो फर्स्ट इनपुट ट्रू है लेकिन सेकेंड इनपुट फॉल्स है, तो ऑब्वियसली आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आउटपुट विल बी फॉल्स, ठीक है। अगर अभी जैसे मैंने केस बताई कि 10वीं में ही मुझे 50% है, मतलब फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है, लेकिन मैंने 12 अपने 12th में, अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में डिस्टिंक्शन मिलाई है, दैट मीन सेकेंड जो इनपुट है वो ट्रू है, बस 10वीं में मार्क्स कम थे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है, तो आप आगे कितनी भी तरक्की कर लो, आउटपुट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स, क्योंकि कंपनी का वही क्राइटेरिया है। समझ में आ रहा है? अगर थ्रू आउट द करिकुलम हमें 60% से कम मार्क्स है, मतलब दोनों भी इनपुट फॉल्स है। अगर दोनों इनपुट फॉल्स ही है, तो ऑब्वियसली आउटपुट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर में अगर आपके सारे इनपुट, सारे कंडीशंस, सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, सबका आंसर ट्रू आता है, सिर्फ और सिर्फ तभी आपका आउटपुट ट्रू रहेगा। इन एनी अदर केसेस अगर आपका एक भी क्राइटेरिया, आपका एक भी इनपुट फॉल्स है, तो आंसर इज गोइंग टू बी अ फॉल्स, ठीक है। अब ये जो ट्रू फॉल्स आंसर है, वो जनरली, या ट्रू फॉल्स ये जो इनपुट्स है वो जनरली हमें किससे मिलते हैं? तो अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स से। लेकिन नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स पे ही काम करेंगे, कभी कभी हम इंटीजर वैल्यूज पे भी काम कर सकते हैं। अगर मैं इंटीजर वैल्यूज यूज कर रही हूँ, तो फिर कैसे पता चलेगा व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स? तो ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल रूल है, दैट इज ट्रू मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू, एनी non-zero value is known as true, and false मतलब जीरो वैल्यू, ठीक है। false का सिंपल मीनिंग क्या है? जीरो। false means जीरो, true means any non-zero value। ये क्लियर है एवरीवन? अब ये जो टेबल हमने एंड ऑपरेटर के लिए क्रिएट किया, सेम टेबल आपके और ऑपरेटर के लिए भी क्रिएट होता है, जिसमें फर्स्ट इनपुट, सेकेंड इनपुट और उसके बेसिस पे आउटपुट फाइंड आउट करना है। लेकिन और ऑपरेटर हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमें किसी को चॉइसेस देने। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में ओपनिंग है और उन्होंने ओपन रखा है कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे पाइथन भी आता है, मुझे जावा भी आता है, तो ऑब्वियसली आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब, तो ऑब्वियसली मुझे एंट्री मिलेगी, दैट मीन्स आउटपुट इज ट्रू। ऐसे हो सकता है कि मुझे पाइथन आती है लेकिन जावा नहीं आती, सो पाइथन के लिए ट्रू है, जावा के लिए फॉल्स है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया है ना, दोनों में से कोई भी आती है तो भी चलेगा, तो ऑब्वियसली अगेन आई एम एलिजिबल फॉर दैट जॉब, तो मैं यहाँ पे अगेन आउटपुट विल बी ट्रू। अब ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मुझे पाइथन नहीं आती लेकिन मुझे जावा आती है, तो फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स बट यस सेकेंड इनपुट इज ट्रू, तो अगेन आई एम कैपेबल, आई एम एलिजिबल फॉर दैट जॉब, तो अगेन आउटपुट विल बी ट्रू। अब ऐसा सिनेरियो है, मुझे पाइथन लैंग्वेज भी नहीं आती, मुझे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट जॉब, एंड दैट्स व्हाई आउटपुट विल बी फॉल्स। दिस इज ऑल अबाउट एंड और ऑपरेटर। ये लॉजिक टेबल क्लियर है क्या एवरीवन?
just a minute. In non-zero minus values, करेक्ट सितेश, नाइस। मैं एक्चुअली इसी पे गूगली डालने वाली थी, लेकिन चलो देश ने आपका काम आसान कर दिया। तो नॉन जीरो में निगेटिव वैल्यूज भी कंसिडर होती है। अगर मैं कहती हूँ -5, तो वो -5 है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, वो जीरो है क्या, नहीं। -5 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ ट्रू वैल्यू। क्लियर है? यस एवरीवन। एंड और इन दोनों लॉजिक, ये दोनों लॉजिक टेबल क्लियर है? चलो अब इस पे हम कुछ डेमोस देख लेते हैं। लेट्स से अगेन a is equals to 23, b is equals to 30। पहले एंड ऑपरेटर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया a ग्रेटर देन b, एंड ये जो कीवर्ड है दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटर। सो a ग्रेटर देन b एंड a not equals to b, what will be the output? Yes everyone, what will be the output? x वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू और फॉल्स? ओके सिद्धांत। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, ट्रू और फॉल्स? परफेक्ट। अब इंटरेस्टिंग बात ये हमेशा ध्यान में रखना, जब आपके फर्स्ट इनपुट का आंसर फॉल्स आता है, ठीक है, अपने जैसा ही अपना कंपाइलर भी आलसी है। फर्स्ट इनपुट का आंसर फॉल्स आ गया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, आपने सेकेंड इनपुट क्या दिया है वो चेक करने के कष्ट लेता नहीं है। वो कभी भी आपका सेकेंड इनपुट चेक नहीं करेगा, यहीं पे आपका काम खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? फर्स्ट इनपुट का आंसर फॉल्स है, चलो बात खत्म, ठीक है। तो यस, एक्स वेरिएबल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स। लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, सी। तो यस, आंसर इज फॉल्स। अब यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b और a नॉट इक्वल्स टू b, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट x कर देती हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू? परफेक्ट, वैल्यू विल बी ट्रू। और ऑपरेटर, अगर आपके फर्स्ट इनपुट का आंसर फॉल्स आता है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, पहले सेकेंड इनपुट क्या है वो देख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल गिव द आउटपुट, एंड यस इट विल ऑब्वियसली गिव द आंसर ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे, इसलिए हमें जो आंसर मिल रहे हैं वो ट्रू फॉल्स फॉर्मेट में। लेकिन ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो हम इंटीजर वैल्यूज के साथ भी यूज कर सकते। अब ये थोड़ा सा सेंसलेस लगेगा कि हम क्यों देख रहे हैं, लेकिन बहुत बार अपनी जो कंपनी की एप्टी टेस्ट रहती है ना, तो एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आने के बाद कंपाइलेशन एरर ऐसे लिखने की जगह पे अगर हमें करेक्ट पता होगा आंसर, तो अपनी हेल्प हो जाएगी। दैट्स वाई हम ये कुछ थोड़े से सेंसलेस क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्या, तो यस। अब ये सेंसलेस क्यों है? बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट x इज इक्वल्स टू 10 एंड 12। ऐसे सच में क्वेश्चंस आते हैं, x इज इक्वल्स टू 10 एंड 12, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। क्या लगता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ओके सिद्धांत। अब होता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर जनरली ट्रू फॉल्स ये बुलियन वैल्यूज ही रिटर्न करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें इनपुट ही इंटीजर वैल्यूज दे रहे हो, तो इंटीजर से वो बुलियन वैल्यूज कहाँ से निकलवाएंगे? तो जब आप लिखते हो 10 एंड 12, तो यहाँ पे रिटर्न होता है 12, 1 और 0 नहीं, यहाँ पे रिटर्न होता है 12। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। यहाँ पे देखो आंसर विल बी 12, ठीक है। मैं ये सेम कोड लिखती हूँ विथ और ऑपरेटर।
अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ और, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 10। आंसर इज 10। ये क्यों हो रहा है? तो दिस इज द पीओसी कि आपके फर्स्ट वैल्यू के बेस पे चेक होता है कि सेकेंड वैल्यू चेक होगी या नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट 10 था। 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, राइट? नॉन जीरो मतलब 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो मतलब, हाँ, सिर्फ टी लिखा तो भी चलेगा। प्लीज डोंट राइट ट्रू फॉल्स कंप्लीटली। टी और एफ मोर देन इनफ है। नॉन जीरो मतलब ट्रू। परफेक्ट। 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू तो ट्रू है। लेकिन एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का कहना क्या होता है कि सारे इनपुट्स ट्रू होने चाहिए। तो फर्स्ट इनपुट ट्रू है क्या? है। लेकिन फिर भी मैं सेकेंड इनपुट चेक करूंगा ही। तो सेकेंड इनपुट क्या है? अगेन 12 मतलब नॉन जीरो वैल्यू, दैट इज ट्रू। तो जो वैल्यू हमने सबसे लास्ट चेक की ना, वो वैल्यू एक्स वेरिएबल को असाइन हो जाती है। तो हम जब भी एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एंड तक सारी वैल्यू चेक होगी। ये इसका पीओसी है। इसके आगे आप मल्टीपल वैल्यूज लिखते जाओ। एंड 30। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर है ना, तो जो भी लास्ट वैल्यू है, लास्ट तक ये सारे वैल्यू, सारे कंडीशंस चेक करते जाएगा। लास्ट वैल्यू 30 है तो ये 30 आपके एक्स वेरिएबल को असाइन होगी। ठीक है? और में ऐसे नहीं होता है। और ऑपरेटर में उसने पहले चीज देखी, नंबर इज 10। अगेन 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू। अगर ट्रू है और ऑपरेटर है, तो फिर आगे कितनी भी कंडीशन हो चेक करने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट आंसर विल बी ट्रू। लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं आएगा। जिस वैल्यू पे आपने कंडीशन चेक करना स्टॉप किया, वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न। समझ में आ रहा है? एवरीवन, ये क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कह रही हूँ, एप्टी के लिए ही काम आएंगे। अदरवाइज ये कहीं पे भी आपको ऐसे सवाल नहीं करते। लगता है क्या टाइम पास चल रहा है, लेकिन हाँ, एप्टी के लिए काम आते हैं। तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि ये इस तरीके से काम करता है। दैट्स इट। ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर है क्या एवरीवन? अब इसमें एक लॉजिकल ऑपरेटर रह गया, दैट इज नॉट। अब ये नॉट को दो इनपुट्स की वगैरह जरूरत नहीं होती है। नॉट ऑपरेटर को सिर्फ एक ही इनपुट की जरूरत होती है। अगर आप नॉट लिखते हो, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू मतलब क्या होगा? फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब क्या होगा? ट्रू। दिस इज ऑल अबाउट द नॉट। ठीक है? अगर मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू नॉट ट्रू, तो x का आंसर क्या होगा? फॉल्स। जो हम घुमा फिरा के कहना कहते हैं, सेम सिनेरियो है यहाँ पे। अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू नॉट फॉल्स, अगेन घुमा फिरा के मैं क्या बोल रही हूँ? नॉट फॉल्स मतलब वो ट्रू है। समझ में आ रहा है? तो नॉट ऑपरेटर बस इतना ही करता है। जो भी आउटपुट है उसे ट्रू का फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। ओके एवरीवन? रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये दोनों क्लियर है? ओके। अब कौन से ऑपरेटर्स रह गए? मेंबरशिप ऑपरेटर, करेक्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या है वो मैं बताती हूँ, लेकिन अभी हम उसका पीओसी नहीं देख पाएंगे। ठीक है? आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए हमें एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर तक रुकना ही होगा। ओके एवरीवन? तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइम पे आइडेंटिटी ऑपरेटर का पीओसी भी देख लेंगे।
अभी के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है x इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, ठीक है, x इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू i। अब मेरा सिंपल टास्क क्या है, मेरे पास एक वैल्यू है, एक कैरेक्टर है, दैट इज i। ये i कैरेक्टर फर्स्ट बिट में एग्जिस्ट करता है या नहीं वो मुझे चेक करना है। अपना i कैरेक्टर इस फर्स्ट बिट में एग्जिस्ट करता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है i इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट बिट। सिंपल मीनिंग क्या है, i इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट बिट, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही चेक करना है कि भाई i फर्स्ट बिट का मेंबर है क्या। अगर ये चेक करना है तो मैं मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करूंगी, दैट इज इन, नॉट इन। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी, y इन x। y इन x क्यों, बिकॉज y वेरिएबल की वैल्यू है i, x की वैल्यू है फर्स्ट बिट। मुझे क्या चेक करना है, अपना i ये कैरेक्टर फर्स्ट बिट में प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या लिखूंगी, y इन x, दैट इज i इन फर्स्ट बिट, ठीक है। कमेंट्स में लिख के रखती हूँ i इन फर्स्ट बिट। अगर आपका ये आई कैरेक्टर फर्स्ट बिट का मेंबर है तो ऑब्वियसली जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ ट्रू। अब आई फर्स्ट बिट में प्रेजेंट है क्या, तो है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट विल बी ट्रू। लेट्स प्रिंट द रिजल्ट एंड एज यू कैन सी ट्रू, ठीक है। अब फर्स्ट बिट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है, कोई भी एक कैरेक्टर बोल दो, पी लिख दो, फर्स्ट बिट में पी नहीं है, ठीक है। अब हम फिर से सेम 2 लाइन का कोड लिखेंगे, दैट इज रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब y की जगह पे मैं लिखती हूँ z, बिकॉज यूजिंग z वेरिएबल आई एम स्टोरिंग द p कैरेक्टर। मुझे चेक करना है p कैरेक्टर फर्स्ट बिट में एग्जिस्ट करता है क्या, ठीक है। सो p इन फर्स्ट बिट, p ये अपने फर्स्ट बिट में प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है, तो आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमें कहाँ पे काम आते हैं, जब आपको चेक करना है कोई भी कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, कोई भी एलिमेंट आपके डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन अभी तक तो हमने डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट देखा ही नहीं है, तो जब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट देखेंगे तब हम ये इन ऑपरेटर मोस्टली यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैन वी चेक नंबर्स ऑल्सो, नंबर्स चेक कर सकते हैं लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के। सिंपल नंबर अगर मैं लिखती हूँ ना, x इज इक्वल्स टू 123, अगर मैं लिख रही हूँ और आप y वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हो 1, कि 1 इन 123, तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, तो ये नंबर्स अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से सेपरेट सेपरेट स्टोर करते तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर का रोल क्लियर है एवरीवन। अब इन ये एक ऑपरेटर था और नॉट इन एक ऑपरेटर था, करेक्ट है। तो इन का रिजल्ट तो देख लिया। अब मैं अगर लिखती हूँ z नॉट इन x, मतलब p नॉट इन फर्स्ट बिट, तो नहीं है, p नहीं है ना अपने फर्स्ट बिट में, सो p नॉट इन फर्स्ट बिट, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ट्रू। इफ वी एग्जीक्यूट इट, आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। इन नॉट इन क्लियर है एवरीवन। ओ, अब मुझे 1 मिनट दो, मुझे बस वैकॉम कनेक्ट करने दो, फिर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर देखते हैं।
यस, सो लेट्स सी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अगेन जैसे मैंने कहा, आइडेंटिटी ऑपरेटर का रोल अभी हमें समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर या फिर एटलीस्ट अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कंप्लीट होने तक वेट करना। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं, तब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के रोल समझ में आते हैं। लेट्स से a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 10, ये वैल्यूज है। तो जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो मेमोरी एलोकेट करते टाइम अभी के लिए मैं सिर्फ स्टैक और हीप निकाल रही हूँ, तो ये गलत है वगैरह ऐसे मत समझना। जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इतना समझ लो। तो ये है स्टैक और ये है हीप। मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू 10, तो 10 इज अ डेटा, इसे मेमोरी एलोकेट होगी हीप पे, और इसका एड्रेस है 100। बी इज इक्वल्स टू 10, सॉरी, अब ए वेरिएबल में एड्रेस स्टोर होगा 100, तो ए इज पॉइंटिंग एट 100 लोकेशन। फिर से मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू 10, एज वी ऑल नो सेम वैल्यू के लिए डबल मेमोरी एलोकेशन होता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे b वेरिएबल आ जाएगा। अगेन b विल आल्सो पॉइंट टू दी 100 लोकेशन, क्योंकि हम डबल मेमोरी एलोकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, मेमोरी वेस्ट नहीं करते। अब आपका a और b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर और आपके रिलेशनल ऑपरेटर काइंड ऑफ सेम है। जब हम लिखते हैं a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b, जब आप ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो, तो यहाँ पे वैल्यूज कंपेयर होती है। क्या कंपेयर होती है? वैल्यूज कंपेयर होती है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे क्या कंपेयर हुआ? 10 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10। लेकिन जब आप आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखते हो ए इज बी, तो ए इज बी में ए वेरिएबल में होल्ड किया हुआ एड्रेस और बी वेरिएबल में होल्ड किया हुआ एड्रेस चेक होता है। दैट इज, इट कंपेयर्स एड्रेस। ये क्या कंपेयर करते हैं? एड्रेस, या फिर आप कह सकते हो मेमोरी लोकेशन। इट कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो वो क्या चेक करेगा? ए में जो लोकेशन है वो लोकेशन और बी वेरिएबल का लोकेशन दोनों सेम है क्या? अब यहाँ पे सेम ही रहेगा, 100 ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर इज गोइंग टू बी अ ट्रू। अब एग्जैक्टली इसका रोल क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं स्ट्रिंग का। ये जो हमने लिखा फर्स्ट बिट और वाई, तो फर्स्ट बिट ये जो स्ट्रिंग है ना, हमें लग रहा है कि ये कंप्लीट स्ट्रिंग स्टोर होती है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब आप लिखते हो x इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट लिखती हूँ, ठीक है, बिट रहने देते हैं। जब मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू फर्स्ट, तो आपके हीप पे ना हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होता है। यहाँ पे है f, जिसका लोकेशन है लेट्स से 100। देन यहाँ पे है i, लेट्स से इसका मेमोरी लोकेशन है 200। फिर r का मेमोरी लोकेशन है लेट्स से 150। s का मेमोरी लोकेशन है लेट्स से 210। और t, लेट्स से t का मेमोरी लोकेशन है 220। तो ये रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे सारे कैरेक्टर्स है। फिर इन सारे कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है, वो सीक्वेंस है ये। यूजिंग दिस सीक्वेंस में इस फर्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है, उन सारे कैरेक्टर्स के जो एड्रेसेस है वो एक सीक्वेंस में स्टोर करें। सबसे पहले f स्टोर होना चाहिए, तो फर्स्ट लोकेशन पे एड्रेस विल बी 100। i का एड्रेस है 200, तो यहाँ पे 200, ठीक है। देन fi, r का एड्रेस है 150, फिर यहाँ पे आएगा 150। s 210, यहाँ पे एड्रेस आएगा 210, लास्ट में 220। तो फर्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है, उन सारे कैरेक्टर्स के लोकेशन यहाँ पे ऐड हो गए। करेक्ट है, हमने लोकेशन सारे यहाँ पे स्टोर कर दी। अब ये जो लोकेशन सिक्वेंशियली स्टोर की है, दैट इज नथिंग बट दी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो सारे कैरेक्टर्स जो अलग अलग लोकेशन पे थे, उनके एड्रेसेस हमने एक सीक्वेंस में स्टोर किए, जिसकी वजह से जब मैं x की वैल्यू प्रिंट करूंगी तब ये पूरा फर्स्ट प्रिंट होगा। लेकिन x वेरिएबल में वैल्यू क्या रहेगी? ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सारा प्रोसेस हीप पे हो रहा है। यहाँ पे अपनी स्टैक है, ये अपनी स्टैक है, ठीक है। दिस इज हीप, दिस इज स्टैक। सारा ऑपरेशन अभी कहाँ पे हो रहा है? हीप पे।
अब ये जो सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन है, इसका एड्रेस रहेगा समथिंग 2000 और आपका x वेरिएबल रहेगा स्टैक पे जिसके पास एड्रेस रहता है 2000. सो x इज पॉइंटिंग एट 2000 लोकेशन. समझ में आ रहा है? फिर जब आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू i, y इज इक्वल्स टू i, तो आपके पास i कैरेक्टर ऑलरेडी है 200 लोकेशन पे. तो फिर यहाँ पे क्या होता है, y वेरिएबल के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, यहाँ पे 200 ही एलोकेट हो, मतलब 200 लोकेशन को ही ये y पॉइंट करेगा क्योंकि वहीं पे i कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. समझ में आ रहा है? और फिर जब आप चेक करोगे कि भाई ये i और ये i सेम है क्या, तो i इज i, वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले i कौन से लोकेशन पे है? सेकंड. सेकंड लोकेशन पे जो एड्रेस है दैट इज 200. फिर ये 200 और ये 200 एग्जैक्टली इक्वल है क्या? तो आपके जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है वो वैल्यूज नहीं, वो मेमोरी लोकेशंस देखते हैं. ये क्लियर है एवरीवन? अब इसे समझने के लिए वी नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रिंग इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली यूजिंग वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है टपल. ठीक है, तो स्ट्रिंग इंटरनली टपल यूज करता है, तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर देखना होगा, तब आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. पॉइंट क्लियर है एवरीवन? मेमोरी लोकेशन मतलब क्या, ये समझ में आया है? आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट ये हमेशा क्या चेक करते हैं? आपके मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, हाँ सिर्फ यस या नो इतना ही बोलना है आपको प्लीज एवरीवन. ओके. अब एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं अभी बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करूंगी ना, तो वो हेवी भी हो जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा. सो मुझे लगता है कि अभी के लिए हम असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है, और बिटवाइज ऑपरेटर कल फ्रेशली स्टार्ट करेंगे. क्या लगता है? बाकी सारे ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए, सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर्स रिमेनिंग है, तो कल कवर करें. हाँ, क्योंकि बिटवाइज के लिए मुझे आपको बाइनरी कन्वर्जन एक्सप्लेन करना है कि नंबर को बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है और फिर बिट कैलकुलेशन कैसे करना है, तो वो हम कल फ्रेशली स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए असाइनमेंट पे काम करते हैं. ओके. हाँ, इसके अलावा आप असाइनमेंट करते नहीं हो. अब इतने सारे बैचेस का एक्सपीरियंस है मुझे, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलती हूँ तो मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा. आई एम सो सीरियस अबाउट दैट. ये मुझे पता है कि आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दिया मतलब अब मैम फ्री है, मैम ध्यान नहीं देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. मैं यहीं पे बैठी होती हूँ सो दैट मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, आपके कोड चेक कर सकूं. तो जो भी कोड आप लिख रहे हो प्लीज लैपटॉप से कनेक्ट किया करो सो दैट आपने लिखा हुआ कोड आप इजीली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो चैट बॉक्स में, और मैं आपके कोड भी चेक कर सकती हूँ और जो इम्प्रूवमेंट्स है वो भी बता सकती हूँ. ठीक है, एटलीस्ट आज तो आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है क्या? साइली, साक्षी, सिद्धांत, जानवी. यस. धनश्री बाहर है इसलिए मैंने धनश्री का नाम नहीं लिया. नाइस. प्लीज आज जो भी कोड आप लिख रहे हो वो मेरे साथ शेयर करो, कॉपी पेस्ट करो चैट बॉक्स में सो दैट आई कैन चेक योर कोड. ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के लिए आप बहुत मतलब नौटंकी करते हो, बट ठीक है एटलीस्ट कोड तो कॉपी पेस्ट करो. ओके. एंड सिद्धेश इफ पॉसिबल 11th क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो अमाउंट का और वो कोड शेयर कर सकते हो तो ट्राई करो. ठीक है.
यस सिद्धेश, बस आपको फाइल मैनेजर में जाकर उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन इन वीएस कोड करना होगा। तो एट अ टाइम ये देखो ऐसे 2 डिफरेंट फ़ोल्डर्स ओपन हो जाते हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या सिद्धेश आप? हाँ, स्क्रीन शेयर करो 1 मिनट, आपको बताती हूँ। फ़ोल्डर में जाओ, राइट क्लिक करो। नहीं, न्यू ओके, बेसिक कोड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करो। हाँ, अब यहाँ पे ओपन 1 मिनट, ओपन इन न्यू विंडो, ओपन ठीक है, बेसिक कोड्स का ऑप्शन एक मतलब वहाँ पे डबल क्लिक करो, वो फ़ोल्डर ओपन करो एक बार। इस पे राइट क्लिक करो। ओपन विथ का ऑप्शन नहीं है क्या? ओके, 1 मिनट बस, मैं देखती हूँ। शो मोर ऑप्शंस ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या वहाँ पे? नहीं शायद। ओके, वीएस कोड ही ओपन करो, फिर से ओपन करो, एग्जिस्टिंग नहीं, न्यू वाला वीएस कोड ओपन करो, सर्च करके। वो नहीं, वो मिनिमाइज़ कर दो। और फिर से वीएस कोड ओपन करने के लिए ट्राई करो। न्यू विंडो, हाँ, हो रहा है, यस। अब फिर से वीएस कोड ओपन होगा ना, तो यहाँ पे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो। फाइल, ओपन फ़ोल्डर करो, फाइल में जाओ, ऊपर, फाइल, ओपन फ़ोल्डर करके ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करो और जो भी फ़ोल्डर ओपन करना है वो सिलेक्ट कर दो। हाँ, पूरा फ़ोल्डर सिलेक्ट करो और सिलेक्ट फ़ोल्डर बोल दो। दोनों जगह पे सेम ही ओपन किया शायद आपने। यहाँ पे असाइनमेंट्स का करना था क्या आपको? फिर से वीएस कोड मत ओपन करो, ऑलरेडी अपने पास 2 वीएस कोड ओपन है। मैम वो क्लोज किया है मैंने ऑलरेडी।
ये अच्छा, आया। ओके ओके, फिर ठीक है। ओपन फोल्डर ना। करेक्ट। असाइनमेंट, सिलेक्ट फोल्डर। इसमें कुछ नहीं, ठीक ठीक है। है ना, सिलेक्ट कर दो, फाइल्स हम क्रिएट कर लेंगे वहां पे। तो असाइनमेंट 1 का फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया, देखो। ओके, अभी ये हाँ, असाइनमेंट 1 का हुआ है तो मुझे इसी विंडो में मुझे बेसिक कोड का भी फोल्डर ओपन करना है, तो वो हो सकता है? सेम विंडो में नहीं हो सकता, अच्छा। 2 विंडोज में ही करने होंगे वो। ओके। नहीं तो फिर हमें सिंगल सिंगल फाइल्स ओपन करने लगते हैं, लेकिन वो मत करना, वो पाथ नहीं मिलता फिर एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर। ठीक है। यस। ओके। और मैडम मैंने ये पूरा जो सारे मतलब असाइनमेंट 1 और 2 के सारे इसमें ऑपरेटर डेमो में ही ये किए हुए, सेव किए हुए। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। हाँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है ऊपर। हाँ, फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, और एक पूछना था, ये कमेंट अभी जैसे मैंने ये सिंगल के लिए मुझे मैंने यहाँ पे सिंगल हैश डाला है, अगर हाँ, मुझे स्टार्ट टू एंड अगर मुझे पूरे टोटल 9 लाइंस के लिए अगर कमेंट करना है तो वो कैसे करना पड़ेगा? तो आपको 3 टाइम्स सिंगल कोट या 3 टाइम्स डबल कोट्स देने होंगे लाइन नंबर 2 पे। यहाँ लाइन पे? नंबर 2 पे, हाँ, हाँ। 3 टाइम्स डबल कोट या सिंगल कोट, कुछ भी दो स्टार्टिंग में ही। डबल कोट्स ये। हाँ, करेक्ट। हाँ, और ओके। लाइन नंबर 9 खत्म होने के बाद फिर से 3 टाइम्स डबल कोट दो। 9 पे, 9, अच्छा ठीक है। हाँ, वो अब जस्ट 9 अनकमेंट हो चेकिंग। गए। हाँ, हाँ, ठीक अब है ये वो। डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, बस 3 टाइम्स देना है। ठीक है। ओके मैम। मेरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 7। ठीक है मैम।
एवरीवन, प्लीज 2 मिनट के लिए टाइम निकालो और वो अटेंडेंस शीट का जो फॉर्म है वो फिल करो, ठीक है? आई थिंक मिस हुआ होगा। मैं एक बार चेक करती हूँ सिद्धेश, ठीक है? उसी फोल्डर में असाइनमेंट्स भी अपलोड कर देती हूँ मैं, तो असाइनमेंट्स भी वहीं से देख लेना, चलेगा? यस सिद्धेश। यस, 18 अप्रैल के नोट्स अपलोड करना मिसिंग है। 18 अप्रैल के नोट्स मैंने अपलोड नहीं किया। करेक्ट।
यस सिद्धेश, सिद्धांत, कहीं पे कुछ डाउट है? सिद्धेश लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या आपका? नहीं मैडम, वो सेपरेशन मतलब आधा लॉजिक समझ में आ रहा है, बट वो मतलब कैसे किया? अभी जैसे कुछ नहीं किया, मतलब वो दो ही लाइन पे अटका हुआ हूँ मैं। मुझे वो सेपरेशन ही नहीं समझ रहा है कि अगर मतलब 1000, अब अगर मैं 5555 लेता हूँ तो वो 5555 वो अलग अलग कैसे होंगे? वो मत डिवाइड करो, पूरी अमाउंट लो, ठीक है? पूरे अमाउंट को अगर आप 500 से डिवाइड करते हो तो पता चलेगा 500 के कितने नोट्स चाहिए। बट वो आंसर गलत आएगा ना वैसे। फ्लोर डिवीजन यूज वो करो ना। करके देखा मैंने, वो गलत आ रहा है आंसर गलत आंसर। नहीं आता है, नहीं आएगा। 11 नोट्स आएगा देखो। हाँ 500 इलेवन अगर आप, इलेवन आया ना। तो 500 के 11 नोट्स चाहिए, तो 5500 रुपए वहां पे हो गए। अब ऊपर के 55 रुपीज रिमेनिंग है, हाँ राइट तो राइट राइट, रिमेनिंग बराबर। अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग मॉड ऑपरेटर। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा, ठीक है बराबर। हाँ, तो मैं वो 5000 के कंसिडर से ही मैं वो 11, एक्चुअली मुझे लगा कि वो 11 गलत होगा। ठीक है समझा। हाँ, ठीक है ओके। ओके। चलो फिर अभी के लिए स्टॉप करें। यस सिद्धेश, सिद्धांत, चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। यस।